ये एक छोटे से शहर की बात है जहाँ अजय नाम का लड़का अपनी माँ सावित्री के साथ रहा करता था और वो कॉलेज पढ़ने जाया करता था। माँ कॉलेज जा रहा हूँ। अजय बेटा नाश्ता तो करके जा, रात भी खाना नहीं खाया था तुमने। माँ मुझे देर हो रही है, जाने दो, मैं कॉलेज में कुछ खा लूंगा। नहीं, आज तुम नाश्ता करके ही जाओगे, तुम रोज ऐसे ही चले जाते हो। अच्छा ठीक है, जल्दी से मुझे दे दो नाश्ता। अजय नाश्ता करके कॉलेज के लिए निकल जाता है। जाते हुए उसे रास्ते में रूपा मिलती है। रूपा और अजय एक ही कॉलेज में साथ पढ़ते हैं। रूपा वो लड़की थी जिसे अजय पसंद करता था और अजय को लगता है कि रूपा एक अमीर घर की लड़की है, हालांकि रूपा एक गरीब घर की लड़की होती है। हेलो रूपा, कैसी हो? हेलो अजय, मैं ठीक हूँ, तुम बता तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। चलो आज, वरना फिर से क्लास मिस हो जाएगी। हाँ, तुम रोजाना क्लास मिस कर देती हो। सर भी बोल रहे थे अजय भी क्लास नहीं लेता। तुम तो जानती हो ना रूपा, मैं बस से आता जाता हूँ, इसी वजह से मुझे देर हो जाती है और मेरी क्लास रोजाना निकल जाती है। तुमने तो कहा था कि तुम बस से जाते हो, पर 2-3 दिन से तुम मेरे साथ ही जा रहे हो, ऐसा क्यों? मैं तो अकेले ही जाता हूँ, तुम मिल जाती हो तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? वो दोनों ऐसे ही बातें करते हुए कॉलेज जाते हैं और ऐसे ही समय बीतता है। वो दोनों और अच्छे दोस्त बन जाते हैं। आज कॉलेज का आखिरी दिन था और आज अजय रूपा को शादी के लिए कहने वाला होता है। हेलो अजय, कैसे हो? हाय रूपा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। हाँ बोलो, क्या बात है? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ये क्या कह रहे हो अजय? ये मेरी बात का जवाब नहीं है। रूपा थोड़ा सोचकर हाँ बोल देती है, पर उसके मन में एक डर भी था क्योंकि वो जानती थी कि अजय नहीं जानता है कि वो गरीब घर से है। हाँ, मैं तुमसे शादी के लिए तैयार हूँ। उसके बाद अजय अपनी माँ को रूपा के घर भेजता है और रूपा का घर देखकर अजय की माँ सावित्री थोड़ा छटपटाती है कि इतने छोटे घर की लड़की अजय ने पसंद की है। और जब अजय की माँ रूपा को मिलती है तो उन्हें रूपा पसंद आती है और वो उन दोनों की शादी करवा देती है। आओ बहू, तुम्हारा घर में स्वागत है। रूपा आ जाओ, ये मेरा घर है, अब ये तुम्हारा भी है। जी। रूपा बहुत खुश होती है और उसे अजय का घर भी पसंद आता है। अजय को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। माँ, ये तो हमारे साथ धोखा हुआ है। कैसा धोखा बेटा? मैं तो इस रूपा को समझता था, ये बहुत अमीर घर की लड़की है, ये इतनी गरीब होगी मुझे नहीं पता था। मैं समझी नहीं बेटा। मुझे लगा था ये अपने साथ बहुत पैसा लाएगी, बहुत सारा सामान लाएगी, पर ये तो एक गरीब निकली। अजय और सावित्री बातें कर रहे होते हैं और रूपा उनकी बातें सुन लेती। ये सुनकर उसे बहुत बुरा लगता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते। तुमने मुझे धोखा दिया है। मैंने आपको कोई धोखा नहीं दिया। अच्छा, धोखा नहीं दिया तो क्या किया? तुमने तो कभी नहीं बताया कि तुम तो गरीब परिवार से हो। मैंने आपसे कभी झूठ नहीं बोला कि मैं अमीर परिवार से हूँ। झूठ नहीं बोला तो बताया भी तो नहीं ना मुझे। क्या बताती मैं? तुमने कभी पूछा ही नहीं। मैंने सोचा था तुम अपने घर से कार लेकर आओगी और महंगे महंगे तोहफे भी लेकर आओगी। अजय, आपको हो क्या गया है? पहले तो आप ऐसे कभी नहीं थे। मुझे क्या होगा, मैं तो ठीक हूँ, पहले जैसा ही हूँ, बदल तो तुम गई हो। इतने लालची तो पहले नहीं थे आप। ये बोलकर रूपा रोने लगती है। रूपा अजय का ये बदला हुआ बर्ताव देखकर बहुत परेशान हो जाती है। उससे पहले अजय ने कभी लालच नहीं किया होता। रूपा बेटा, तुम परेशान मत हो, अजय लालची नहीं है, वो तो बस ऐसे ही बोल रहा है, तुम तो उसे जानती हो ना। जानती हूँ माँ कि अजय का ये रूप मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा। इतना लालची कोई कैसे हो सकता है? ऐसे ही समय बीतता है और अजय बात बात पर रूपा को ताने देता है, कभी उसे सामान ला लाने के तो कभी गरीबी के। और एक दिन अजय रूपा से अपने घर से पैसे लाने को कहता है। रूपा, रूपा। जी अभी आई। जी बोलिए, क्या हुआ? इतनी देर से कहाँ मर गई थी? कब से आवाज दे रहा हूँ। वो मैं छत पर कपड़े सुखाने गई थी। रूपा, तुमसे मुझे एक काम है। कैसा काम, बताइए। देखो, मैंने अभी एक नया बिजनेस स्टार्ट किया है, उसके लिए मुझे थोड़े पैसे चाहिए। अच्छा ठीक है, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? तुम अपने घर वालों से कहो ना कि वो मुझे पैसे दे दें। क्या? ये सुनकर रूपा आश्चर्यचकित रह जाती है। ये क्या कह रहे हैं आप? मेरे घर वाले पैसे कहाँ से लाएंगे? आप तो जानते हैं ना वो कितने गरीब हैं। देखो रूपा, तुम शादी में कुछ नहीं लाई, मैंने कुछ नहीं कहा, पर अब तो मेरी मदद करो। तुम्हारे घर वाले मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते। बेटा, बुरा मत मानना, अजय जो कुछ कर रहा है तुम्हारे लिए ही कर रहा है। माँ, ये जानती हूँ मैं कि अजय मेरे लिए ही सब कर रहे हैं, लेकिन मेरे माता पिता इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? कहीं से भी लेकर आना होगा, वरना तुम मेरे घर में नहीं रह सकती। ये सुनकर रूपा डर जाती है और रोने लगती है और फिर अपने घर आकर अपने पिताजी को सब बताती है। पापा, आप इतने पैसों का इंतजाम कहाँ से करेंगे? रूपा बेटा, तुम परेशान मत हो, मैं कहीं न कहीं से पैसों का इंतजाम कर लूंगा। पापा, आप सब कैसे करेंगे? आप तो जो कमा कर लाते हैं वो मेरी शादी पर जो लोन लिया है उसे भरने में चला जाता है। बेटा, कहा ना
परेशान मत हो, तुम घर पर रुको, मैं जितने भी पैसों का इंतजाम कर पाऊंगा तुम्हें लाकर दे दूंगा। ठीक है पापा, अभी मैं घर जाती हूँ, सब लोग मेरा इंतजार कर रहे होंगे। ये कहकर रूपा तो अपने ससुराल चली जाती है, पर महेश बहुत परेशान हो जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि अपनी बेटी का घर बचाने के लिए वो इतने पैसे कहाँ से लाए। मुझे पैसों का इंतजाम जल्दी करना होगा, वरना मेरी बेटी का घर खराब हो जाएगा। क्यों ना मैं अपना स्कूटर बेच देता हूँ। ये सोचकर महेश अपना स्कूटर लेकर उसे बेचने जा रहा था कि तभी वहाँ महेश को अजय की माँ देख लेती है। नमस्ते भाई साहब, यहाँ क्या कर रहे हो? नमस्ते बहन जी, मैं अपना स्कूटर बेचने आया था। पर क्यों? बहू बता रही थी कि ये स्कूटर तो आपको बहुत पसंद था ना। बहन जी, आप तो जानती हैं ना, अजय ने पैसों की डिमांड की है, उसी के लिए मैं ये स्कूटर बेचने आया था। भाई साहब, अजय ने कोई डिमांड नहीं की है। वो क्या है ना, उसने नया बिजनेस स्टार्ट किया है, उसमें लगाने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, इसीलिए बहू को बोला था। आप परेशान मत हो, मैं अजय से बात कर लूंगी। नहीं बहन जी, मुझे बेचने दीजिए, मैं अपनी बेटी का घर बचाने के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ ना। माफ कर दीजिए भाई साहब, अजय की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ, आप स्कूटर ना बेचिए। सावित्री महेश को रोककर अपने घर ले जाती है और अजय और रूपा को सब बताती है। अजय और रूपा दोनों इधर आओ। जी माँ बोलिए। अरे पिताजी, आप कब आए? अभी आया। हाँ आप बोलिए, क्या बात है? नमस्ते पिताजी। तुम्हें पता है अजय, महेश जी अपना स्कूटर बेच रहे थे। हाँ तो क्या हुआ, इसमें कौन सी बड़ी बात है? अपनी लड़की का घर बचाने के लिए इतना तो ससुर जी कर ही सकते हैं मेरे लिए। ऐसा सुनकर सावित्री को बहुत दुख होता है और वो बोलती है, बेटा मैंने तेरी परवरिश ऐसी नहीं की थी, लालची तो तुम पहले कभी नहीं थे। माँ आप जानती हैं, मुझे पैसों की जरूरत है। तुम्हें क्या लगता है महेश जी जो स्कूटर बेचकर पैसे देंगे उससे तुम्हारा बिजनेस अच्छा चलेगा? अगर पिताजी मुझे कुछ पैसे दे देते हैं तो उससे बिजनेस अच्छा ही चलेगा ना। बेटा महेश जी स्कूटर तो दूसरा ले लेंगे, पर जो उनका दिल दुखेगा उसका क्या? सावित्री के समझाने पर अजय को समझ आता है और वो अपना लालच छोड़कर महेश और रूपा से माफी मांगता है। रूपा मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी कभी कदर नहीं की। और पिताजी आप भी मुझे माफ कर दो, मुझे ऐसे पैसे नहीं मांगना चाहिए थे आपसे। अरे अजय बेटा तुम परेशान मत हो, तुम हमसे पैसे नहीं मांगोगे तो किससे मांगोगे? रूपा तुम भी मुझे माफ कर दो, मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा है। नहीं अजय जी, आप माफी मत मांगिए, आपने अपना लालच छोड़ दिया, यही बहुत अच्छी बात है। जिसके बाद वो अपना लालच हमेशा के लिए छोड़ देता है और अपनी मेहनत के बल पर पैसे जमा करके अपना बिजनेस शुरू करता है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इस कहानी को लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करें और हमारे चैनल को ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए सब्सक्राइब कर ले। दुल्हन बनना, अपने फेवरेट कलर का लहंगा पहनना, डिजाइनर ज्वेलरी पहनना सभी लड़कियों का सपना होता है और ऐसा ही कुछ सपना दिव्या का भी था। दिव्या की उम्र शादी की हो गई थी। शादी करने के लायक लड़की की खोज बड़े जोरों शोरों से चल रही थी। इसी के चलते मिश्रा परिवार का उनके पास रिश्ता आता है और आज लड़के वाले दिव्या को देखने आने वाले थे। बताओ ना मम्मी, ये वाला सूट पहनूं या ये वाला? सूट क्यों पहनना है दिव्या? अरे बेटा तुम तो घबरा गई। मिश्रायन जी आप यहाँ? आप तो शाम को आने वाली थी, अभी तो कुछ अरेंजमेंट भी नहीं है, घर भी पूरा बिखरा पड़ा है, हम आपकी खातिरदारी कैसे करेंगे? अरे तो क्या हुआ, एक तो आप अपनी बेटी भी देंगे और ऊपर से खातिरदारी भी करेंगे, ये कहाँ का इंसाफ हुआ लक्ष्मी जी? और दिव्या तुम क्यों शर्मा रही हो? हाफ पैंट पहना है तो क्या हुआ, मेरी बड़ी बहू भी घर पर हाफ पैंट पहनती है, हमारे यहाँ कोई रोक टोक नहीं है, जो मन में आता है वैसे ही कपड़े पहनती है। आओ बैठो यहाँ। और 10 मिनट में ही रेखा अपनी बातों से सबका दिल जीत लेती है। किसी को महसूस नहीं हो रहा था कि रेखा उनसे पहली बार मिली है। तभी दिव्या अपने मन में सोचती है, यहाँ मैं कौन सा सूट पहनूं इसकी टेंशन ले रही थी। और आंटी जी को मुझे हाफ पैंट में देखकर भी शौक नहीं लगा, बहुत मॉडर्न ख्याल लगते हैं इनके। हमारी बड़ी बहू तो घर पर सारे तरह के कपड़े पहनती है। अरे पूरे दिन भर कोई गर्मी में कपड़े पहनकर साड़ी पहनकर घूम सकता है क्या? और वो भी जरूर आती मेरे साथ दिव्या को देखने, लेकिन वो क्या है ना, वो अपनी सहेलियों के साथ गोवा ट्रिप पर गई है। एक बात जरूर कहूँगी रेखा जी, जिस भी लड़की को आप जैसी सास मिल जाएगी ना, उसके तो भाग्य ही खुल जाएंगे। अरे ये तो आपने बहुत गलत कह दिया लक्ष्मी जी, ये कहिए कि जिसके घर भी दिव्या जाएगी उसके भाग खुल जाएंगे। मैं तो अपनी झोली फैलाकर आपसे दिव्या मांग रही हूँ। और जब लड़के की माँ इतनी हंसमुख और इतनी मॉडल ख्यालातों की होती है तो कौन ही इस रिश्ते को ठुकरा सकता था। दिव्या को प्रेम के घर वाले पसंद आ जाते हैं और दिव्या इस शादी के लिए हाँ कर देती है और दिव्या और प्रेम का रिश्ता पक्का हो जाता है।
जाता है और अपनी शादी को लेकर दिव्या बहुत एक्साइटेड थी। वो आए दिन कभी किसी से तो कभी किसी से अपने ससुराल वालों की तारीफें करती रहती। शादी के लिए एक्साइटेड दिव्या की जिंदगी में शादी का दिन आ ही जाता है। शादी वाले दिन स्टेज से ग्रे कलर का लहंगा पहने हुए दिव्या उतर ही रही थी कि तभी उसकी सास रेखा का मुंह बन जाता है। अरे ये कैसे फीके से रंग का लहंगा पहन लिया है बहू ने। और तभी रेखा अपनी फेवरेट रसमलाई छोड़कर अपनी बहू के पास जाकर उसे कोने में ले जाकर बोलती है, अरे बहू, हमारे में ये नीले पीले गुलाबी हरे ये हल्के रंग के कपड़े नहीं पहनती दुल्हन। लाल चटक रंग का लहंगा ही दुल्हनों को पहनाया जाता है और तूने तो बिल्कुल ही सफेद रंग का लहंगा पहन लिया। खैर अब छोड़, तू तैयार हो गई है तो क्या कहूँ, पर आगे से ध्यान रखना बहुए, हमारे यहाँ इस तरह के हल्के रंग के कपड़े नहीं पहनती। वर्ल्ड बेस्ट सास बनने वाली रेखा आज तो कुछ और ही बातें कर रही थी, आज तो कुछ और ही बोल रही थी। और क्यों ना करती, ये अच्छे बनने वाली लीपा पोती तो सिर्फ रिश्ता होने से पहले तक की थी। जैसे ही लड़की दुल्हन बनी वैसे ही धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगती है। अचानक मम्मी जी को क्या हो गया? शादी की बात होने तक तो वो कितनी मॉडल बन रही थी और आज लहंगे के रंग को लेकर इतना बोल रही है। खैर जो भी हो, इस स्ट्रेस को मैं अपने चेहरे पर नहीं आने दे सकती, वरना खामखा ही फोटो खराब आएगी। तभी वहाँ संजना आती है। अभी तो तुम शादी होकर आई भी नहीं हो, खैर आज तो तुम्हारी शादी है, एंजॉय। ये सब सुनने के बाद आखिर किस दुल्हन की खुशी बरकरार रह सकती थी। अब तो दिव्या की हालत खराब हो रही थी, ये सोचकर कि अब शादी के बाद क्या होने वाला था। किसी तरह से शादी संपन्न हो जाती है और अगली सुबह जब दिव्या अपने कमरे में सो रही होती है तो रेखा उसके कमरे का दरवाजा आराम से खोलती है और आकर कहती है, सो रही हो बहू? मम्मी आप यहाँ, मुझे बुला लिया होता। अरे इतनी जोर जोर से खर्राटे लेकर सो रही हो तुम, अगर मैं बाहर जख्मी हालत में चीख भी रही होती ना तो तुम्हें सुनाई नहीं देता। खैर इस जोरदार खर्राटे के आगे मेरी आवाज कैसे पहुंचती तुम तक बहू? वो मम्मी जी, अरे तूने किस बातों में मुझे फंसा लिया? तू शादी की रस्मों में थक गई होगी। बहू चल तू आराम कर ले। वैसे ध्यान रखना, इस घर में बहुएं 6:30 बजे उठ जाती हैं, इस बात का ख्याल रखना और कोई बात नहीं है। ठीक है मम्मी जी। वैसे 7 तो बज ही चुके हैं, तो तुम क्या करोगी आराम करके? चलो उठ जाओ और जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाओ। अपनी वर्ल्ड बेस्ट सास के मुंह से ऐसी बातें सुनकर दिव्या का तो दिमाग ही चकरा जाता है। ये क्या बात हो गई? कहा मम्मी की शादी से पहले मेरे साथ गोवा जाने की बातें कर रही थी और अब 6:30 बजे उठने को कह रही है, और इस सब के बाद ये साड़ी, साड़ी कैसे पहनते हैं? मैं क्या पागल हूँ? बेकार ही खुद को साड़ी में लपेट रही हूँ। सूट तो पहन सकती हूँ ना, सूट पहनकर बाहर चली जाती हूँ, क्या ही हो जाएगा। नहा धोकर सूट पहनकर दिव्या हॉल में चली जाती है। अपनी बहू को सूट में देखते ही रेखा कहती है, हे प्रभु प्रभु, अरे बड़ी ही भोली है तू, ऐसे सूट पहनकर घर से बाहर नहीं आते। घर में तेरे ससुर जी हैं, जेठ जी हैं, अच्छा लगता है क्या? अपनी माँ को ये कहते देखकर फौरन गोविंद ये कहता हुआ अंदर चला जाता है। देख कैसे शर्माकर गोविंद अंदर चला गया। अच्छा लगता है बहू, चल अब तू घबरा मत, आज तेरा पहला दिन है, गलती हो जाती है। मुझे क्या पता था कि मम्मी यहाँ रोज साड़ी पहननी पड़ेगी और मुझे ये साड़ी पहननी नहीं आती। अरे कोई बात नहीं बहू, मैं संजना से कह देती हूँ, वो तुझे साड़ी पहनना सिखा देगी और आज सीख लेना साड़ी पहनना, फिर कल से खुद साड़ी पहनकर बाहर आना। अपना मुंह लटकाकर दिव्या संजना के कमरे में जाती है और पहला सवाल यही करती है कि ये सब क्या हो रहा है? जब मुझे देखने आई थी तो माहौल बिल्कुल अलग था और अब तुझे देखने मैं आई थी। नहीं ना, इस घर में यही होता है देवरानी जी, मुझे भी यही कहकर घर में लाया गया था, लेकिन उसके बाद जो हुआ, खैर एडजस्ट तो करना सीख ही जाओगी तुम। दिव्या को अपनी सास का ये बदलाव बिल्कुल भी रास नहीं आता और वो सीधा अपनी माँ को फोन करती है। एक दिन नहीं हुआ और अभी तुझे ससुराल में चुगलियाँ करने का मौका भी मिल गया। ऐसे घर बनता है क्या? वैसे भी उस घर संजना को छोड़कर तू अपनी सास से अपनी बात बना के रख। जेठानियों का तो काम होता है देवरानियों को डराने का। जा रसोई में जाकर अपनी पहली रसोई की तैयारी में लग जा। अपनी माँ की बात सुनकर वो खुद को फिर से तैयार करके किचन में ले जाती है। बताओ डब्बे में तो रिफाइंड ही नहीं है, पहले तो मैं रिफाइंड निकालती हूँ। जैसे ही दिव्या रिफाइंड का पैकेट निकाल कर काटने जा रही थी तभी रेखा आकर उसका हाथ पकड़ लेती है। अरे बहू अभी हो जाता ना सत्यानाश। अरे बहू हमारे घर में रिफाइंड से खाना नहीं बनता, हम तो मस्टर्ड ऑयल से खाना बनाते हैं। यहाँ रिफाइंड तो मेहमानों के लिए रखा है, साल में 1 पैकेट बहुत है। अरे खाता ही कौन है? अरे बताओ अभी तुम इसे फाड़ देती, इसमें खाना बना देती तो बेकार ही तेरे ससुर जी का मूड ऑफ हो जाता। पहला दिन है, सीख जाएगी धीरे धीरे।
अपनी सास की बात मानकर दिव्या मस्टर्ड ऑयल से ही सारा खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर लगा देती है। उसके बाद सारे लोग खाना खा लेते हैं। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन सुबह में दिव्या सीधे अपनी जेठानी के पास जाती है और उससे कहती है, इतनी उंगलीबाजी आपका दम नहीं घुटता है क्या भाभी? घुटता तो है, पर क्या कर सकते हैं। मैं मम्मी जी को हर चीज में उंगली करने की आदत है, तो क्या करें, ये उनका नेचर है। और तुम्हारे जेठ जी, वो तो मम्मी जी की कही हुई सारी बातों को मानते हैं। मैंने कुछ सोचा है, अगर आप मेरा साथ देती हैं तो मम्मी जी की आदत को खत्म कर सकते हैं हम। पर उसके लिए आपको अपने मायके जाना होगा। कोई भी बहाना कर दीजिए, किसी की तबीयत खराब है या किसी की शादी है, कुछ भी, कुछ दिनों के लिए अपने मायके चली जाइए, मैं सब देख लूंगी। एक कोशिश तो करनी ही चाहिए। ठीक है, मैं कोई बहाना देखकर मम्मी जी को कल सुबह ही अपने मायके निकल जाऊंगी। और अगली सुबह जब सभी लोग नाश्ते की टेबल पर होते हैं तो संजना कहती है, मम्मी जी मेरे मामा की तबीयत खराब है। आप तो जानते हैं वो 80 साल के हो गए हैं। इस उम्र में तो जीवन का क्या ही भरोसा, इसीलिए वो मुझे देखना चाहते हैं। दिव्या तो घर का सारा काम सीख ही चुकी है। मेरी गैर मौजूदगी में दिव्या पूरे घर को संभाल लेगी। ठीक है बहू, ऐसी बात है तो तू मायके हुआ। वैसे भी हमने कभी तुझे रोका है। यहाँ संजना अपनी मायके निकल जाती है और वहाँ रेखा का पति और उनके बेटे सभी काम के लिए निकल जाते हैं। अपनी उंगली करने वाली आदत से मजबूर रेखा अपनी बहू के पीछे पीछे रसोई में जाती है। जैसे ही रेखा रसोई में जाती है वैसे ही दिव्या रसोई से बाहर चली जाती है। अच्छा तू कर ले काम, मैं नहीं आ रही तेरे पीछे पीछे। रसोई का काम निपटा के सीधा दिव्या अपने कमरे में चली जाती है। फिर रात को सब खाना खाने टेबल पर मिलते हैं तो दिव्या सबके लिए खाना निकाल कर लगाती है। ना किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, ना कोई बात कर रहा था। सभी खाना खाते हैं और रात होने पर सभी रेखा को सभी की कमी महसूस होने लगती है। अगली सुबह जैसे ही सब काम पर निकलने लगते हैं, रेखा की घबराहट शुरू हो जाती है। सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम, कितने बड़े घर में अकेले उसका मन लगे तो कैसे लगे। बस 1.5 दिन में ही रेखा की अकल ठिकाने आ जाती है और वो सीधा दिव्या के कमरे में जाकर बोलती है, हम तुझे झूठ बोलकर घर में लाए थे, इसीलिए नाराज है ना तू बहू। आप मेरी सास हो, मम्मी थोड़ी हो। जब तक माँ थी मैंने अपनी नाराजगी नहीं दिखाई। जब आप सास बनेंगी तो मुझे भी बहू बनना पड़ेगा ना। ये मत करना, वो मत करना, ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया। घर में किसी को कोई दिक्कत नहीं है, पापा जी को भी परेशानी नहीं है और जेठ जी भी जब तक शुरुआत नहीं करते जब तक आप नहीं बोलती। इससे पहले हमारे रिश्ते में और कड़वाहट पड़ जाए, इसीलिए मैंने सोचा मैं ही चुप्पी साध लूं। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दे। तुझे वैसा ही ससुराल मिलेगा जैसा तूने बताया था और जैसा हमने तुझे आज तक बताया है। कोई रोक टोक नहीं होगी। वो क्या है ना, मेरी सहेली की बहू शादी के दूसरे दिन आते ही सब पर हावी हो गई और घर में राज करने लगी। इसीलिए मैं डर गई थी कि कहीं मेरी बहुएं भी वैसी ना निकले, लेकिन मेरी बहू ऐसी नहीं है। मेरी बहुएं तो बहुत अच्छी है। चल अब अपनी माँ से नाराजगी छोड़ दे। ठीक है मम्मी जी, फिर क्या मैं संजना भाभी को भी बुला लूं?